इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं वैभव भोला। आज हम दोनों आपसे बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं कि अब भारतीय टीम का स्वरूप क्या होगा, ओपनिंग जोड़ी कैसी होगी, मिडिल ऑर्डर में हमें किसकी जरूरत है, विकेट कीपर कौन होगा और साथ ही साथ के नए चेहरों को इस पूरी टीम में मौका मिलेगा। बात हम रोहित शर्मा की भी करेंगे। टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। टेस्ट टीम में जो ओपनिंग जोड़ी हमने देखी, क्योंकि जिस एरा के आप हैं जिस एरा की मैं हूं, हमारे फेवरेट्स हमेशा से रहे हैं सहवाग, और सहवाग के साथ गौतम गंभीर एक अल्टीमेट कामयाब जोड़ी के तौर पे हमने देखा। अब टेस्ट टीम में वो जोड़ी कौन दिखाई देती है? देखिए, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भारत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है पिछले 5-6 सालों से। आपको कोई एक रेगुलर आपकी ओपनिंग जोड़ी नहीं मिल पाई है। पहले कभी आपने बीच में केएल राहुल को ट्राई किया, फिर आप रोहित शर्मा पे आए, फिर आप पृथ्वी शॉ पे गए, तो अब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सर्टेन नहीं है कि जो पहला टेस्ट होगा उसमें आपके दो ओपनर कौन रहने वाले हैं। ये जब से जिन दो खिलाड़ियों का, बड़े खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का, उनके जाने के बाद से ना एक थोड़ा सा वैक्यूम ज़रूर है इस इंडियन क्रिकेट टीम में, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को ट्राई किया गया। इस दौरान मुरली विजय भी इस टीम का हिस्सा रहे, शिखर धवन पर भी आपने दांव लगाया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ना अपनी जगह टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर पक्की नहीं कर पाया। थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मयंक अग्रवाल जिस तरीके से पिछले दौरे में, जब वो ऑस्ट्रेलिया में ही उनका डेब्यू हुआ, ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ओपनिंग करवाई गई टेस्ट क्रिकेट में, तब से लेके अब तक मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। और अगर रोहित शर्मा इंजर्ड नहीं होते तो शायद रोहित शर्मा ही हमें ओपनिंग करते हुए दिखते, क्योंकि जब भारत में श्रृंखला हुई वहाँ पे रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। अब हम बात करते हैं जो पहला टेस्ट मैच होना है 17 तारीख को। देखिए, परसों से फर्स्ट क्लास मैच आपका शुरू हुआ इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस के बीच में, जिसकी पहली पारी में हमने देखा कि जो भारत के जितने भी बल्लेबाज थे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और जो दो ओपनर आपकी, जहाँ पे मयंक अग्रवाल के साथ जो खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, अच्छा, आपने दो खिलाड़ियों का नाम लिया, मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी दोनों के बारे में कर दूं, फिर आप और ज्यादा डिटेल में बताइएगा। पृथ्वी शॉ ने जिस धमाके के साथ जो हम उनकी चर्चा सुनते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में कि बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है उनके अंदर, संभावनाएं दिखाई देती है, पृथ्वी शॉ उस किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते नहीं दिखाई दिए, थोड़ा डिसअपॉइंट उन्होंने किया है। तो पृथ्वी शॉ के लिए संभावना कितनी है? देखिए, पृथ्वी शॉ के लिए संभावना तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अब तक उनका पिछला आईपीएल हम बात करें, जो आईपीएल अबू धाबी दुबई में हुआ, वहां से लेके अब तक जब भी वो ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर नजर आए हमें, अभी तक थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल जरूर किया है। ये जो दूसरा मैच शुरू हुआ उसमें जरूर उन्होंने तेजी से आके 40 रन बनाए, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो आपको बहुत तेजी से भी रन नहीं बनाने, आपको क्रीज पर रुकना भी है, आपको गेंद को बिल्कुल आपको गेंद को थोड़ा पुराना भी करना है। तो सिर्फ एक ही पारी हमें देखने को मिली जो उनके बल्ले से काफी ज्यादा हमें दमदार नजर आई। तो वहीं जो उनके साथ कंटेंशन में चल रहे हैं वो है शुभमन गिल, उनके बल्ले से ये दूसरा मैच हुआ, मैच में तो उन्होंने 60+5 बिल्कुल। कल हमने अगर बात करें 65 रन की उन्होंने पारी खेली, और इससे पहले अगर हम आईपीएल भी बात करें तो उनका आईपीएल भी अच्छा गया था। बहुत अच्छा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वो रुक कर रन बना रहे थे, लेकिन उनका आईपीएल भी अच्छा गया था। और ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक वो 43 रन बना चुकी है इसी मैच में, और दूसरी पारी में आकर जब आप 65 रन बनाएंगे, लगातार 2 अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, आपने कहा कि वो थोड़ा सा रुक कर रन बना रहे थे, तो टेस्ट क्रिकेट की तो हमारी जरूरत ही यही है कि कोई रुक के धैर्य के साथ, कभी जगह मिले तो बहुत अच्छे बड़े शॉट्स खेल के, तो कभी 1-2 रन बनाकर कुछ गेंदें छोड़कर खेल पाए। वो धैर्य दिखना चाहिए, आपको धैर्य दिखना चाहिए। देखिए, वीरेंद्र सहवाग इससे पहले जब ओपनिंग करते थे उनकी एक अपनी शैली थी, ठीक है, वो जाकर लगातार मारते थे। पृथ्वी शॉ की भी वही शैली है, लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे तो उनसे बड़े रन निकलते थे जो पृथ्वी शॉ से नहीं निकल रहे। मैं जरूर मानता हूं कि जो आपका जो अपना सहवाग की आपने बात बोली कि सहवाग का जब हमने इंटरव्यू लिया था, हमारे साथ वो क्रिकेट की बात किया करते थे, तब मैंने एक दफा उनसे पूछा था कि आप अपना फोकस कैसे ढूंढते थे, आप इतनी बड़ी पारियां कैसे खेल लेते थे, तो ये बताते थे ये आपकी केवल एक नजर की बात होती है। अगर आपने रनिंग लेते हुए आ रहा है खिलाड़ी, गेंदबाज आ रहा है, अगर आपने उसकी बॉल को पढ़ लिया, अगर आपने उस वक्त उसकी बॉल को पढ़ लिया, तब आपके बल्ले से रन निकलेगा ही निकलेगा। और अगर उस वक्त आपका फोकस चूक गया, आप वो बॉल नहीं पढ़ पाए, तो फिर आउट होना। देखिए, वीरेंद्र सहवाग हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने जितना अपना जो क्रिकेट में धमाकेदार पारियां खेली ना, वो उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था उसके दम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए। लेकिन जब वो जैसे जैसे थोड़ी सी आंखें
जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आंखें भी थोड़ी सी धुंधली होने लग जाती हैं, आप भले ही लेंस लगा लें, आप चश्मा लगा लें, तो जैसे जैसे वो कम होता है तो फिर आपकी जो गेम भी होती है थोड़ी सी नीचे आती है, जो हमने सहवाग के इंटरनेशनल करियर में आखिर में देखा। अब हम यहाँ बात कर रहे थे, हम शुभमन गिल की हम बात कर रहे थे। देखिए शुभमन गिल के बारे में जो उन्होंने कल की इनिंग खेली ना, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हों, चाहे भारत के पूर्व क्रिकेटर हों, वो उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल के गेम में हमने ये देखा है कि बहुत ही पेशेंस से मैदान पर नजर आते हैं, और शुभमन गिल कभी भी मैंने देखा है वो प्री मेडिटेटेड शॉट नहीं मारते, कि वो कभी भी गेंद डालने से पहले दिमाग में फैसला नहीं कर लेते कि मुझे कहाँ शॉट मारनी है। मैंने उनकी गेम में अच्छी बात ये देखी है कि वो बॉलर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छी गेंदों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कि अगर कोई अच्छी गेंद आएगी ना तो उस पर वो कभी भी शॉट मारने की कोशिश नहीं करते, वो उसको आसानी से जाने देते हैं, क्योंकि कभी भी प्री मेडिटेटेड शॉट नहीं खेलते। वो हमेशा बॉलर को, जो बॉलर सामने से आ रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, और जो अच्छी गेंद होती हैं वो कभी भी अच्छी गेंदों पर कोई शॉट मारने की कोशिश ही नहीं करते, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट करते हैं, गेंद को पीछे विकेट कीपर के पास जाने देते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मान लीजिए 5 अच्छी गेंद आ रही हैं तो उसके बाद 5 खराब गेंद भी आएंगी, तो आप उन 5 गेंदों पे रन बना सकते हैं। तो अपना फोकस बिल्कुल बिल्कुल, आपको ओवर में 2-3 गेंदें ऐसी जरूर मिलती है कि जिस पे आप आसानी से रन बनाते हैं। उनका फुट मूवमेंट बहुत अच्छा चलता है, बॉल की लाइन पर बहुत अच्छे से आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो गेंद को ना पहले अच्छा रीड बहुत करते हैं कि बॉलर क्या गेंद डालने वाला है या क्या गेंद आने वाली है, उसको बहुत अच्छा रीड करते हैं, और फिर बहुत लेट जाकर खेलते हैं। पंचेस बहुत अच्छे लगाते हैं, जैसे अमूमन हमने देखा है जो बल्लेबाज होते हैं जब ड्राइव खेलते हैं तो नॉर्मल वो बैट को बॉल से टच करवाते हैं, और जिससे बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है। लेकिन शुभमन गिल की बात बहुत अच्छी है कि जब वो पीछे से बैट लेकर आते हैं ना, तो फिर वो एक पंच मारते हैं जिससे बॉल बहुत तेजी से जाती है। तो ये कल की उनकी इनिंग में भी मैं देख रहा था कि वो जो पंचेस मारते हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलता है, और उससे जो एक आवाज आती है ना, जो मीनाक्षी, जो एक आवाज आती है वो बहुत अच्छी लगती है, और वो गेंद फिर बहुत मुश्किल होता है फील्डर के लिए रोकना। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि शुभमन गिल को इस टीम में जगह मिलेगी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा हैरान होऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा अगर आप पहले मैच में शुभमन गिल को जगह नहीं देते। शायद एक रीज़न ये हो सकता है शुभमन गिल को ना खिलाने का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि दूसरे मैच से विराट कोहली अवेलेबल नहीं है, तो आप शायद विराट कोहली की जगह पर शुभमन गिल को फिक्स करना चाहेंगे, और जो आपके ओपनर्स हैं, जो थोड़े रेगुलर्स ओपनर हैं, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, आप उनके साथ जाना चाहेंगे। लेकिन मेरा फिर भी मानना है किसी ना किसी तरीके से भारतीय टीम मैनेजमेंट को वो जो पहला मैच शुरू हो रहा है वहां पर शुभमन गिल को जरूर मैदान में उतारना चाहिए, चाहे आपको विराट कोहली के अलावा किसी को भी बाहर बिठाना हो। अच्छा, ये तो ओपनिंग की बात हुई। अब हम प्लेइंग 11 में और किन किन को जगह मिल सकती है, या अगर हम 13 प्लेयर्स की भी बात करें, चर्चा का विषय जो है रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत के ऊपर, मैं एक्चुअली विकेट कीपर पे ही आ रही थी। वो तो एक ही होगा, अब रिद्धिमान शाह होंगे या ऋषभ पंत, क्योंकि अगर कल की प्रैक्टिस मैच की बात करें, ऋषभ पंत ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, उन्होंने शतकीय पारी खेली है, और हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा, आशा के अनुरूप था। तो रिद्धिमान शाह को जगह मिलेगी या ऋषभ पंत को? देखिए, अगर हम इस इंडियन टीम को थोड़ा नजर डालें ना, तो इस इंडियन टीम के अंदर एक चेतेश्वर पुजारा हैं, एक अजिंक्य रहाणे और एक हनुमा विहारी, 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, जो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते हैं। हनुमान ने लेकिन बहुत अच्छा खेला है, लेकिन वो 200 गेंदों पे 100 रन बनाते हैं। वो 150 गेंद पे या 120 गेंद पे 100 रन नहीं बनाते। तो जब आपकी टीम में 3 ऐसे बल्लेबाज हैं, तो आपको अपनी टीम में एक ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जरूर चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत जब नीचे आते हैं ना, तो 30 बॉलों में 50 रन बनाते हैं, 60 बॉलों में 100 रन बनाते हैं, उनकी गेम ये है। अगर आप चौथा खिलाड़ी भी रिद्धिमान शाह को ले जाएंगे, तो उनकी भी जो गेम है वो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये आपके माइंड में ज़रूर होगा कि आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो नीचे आकर अटैकिंग क्रिकेट खेले, जो कुछ साल पहले तक महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे। तो अगर इतने ज़्यादा आप खिलाड़ी भर लेंगे जो सिर्फ जो एक ही टेंडेंसी, बहुत सालों पुराना जो कुछ साल पहले का टेस्ट क्रिकेट होता था, अगर उस शैली से खेलेंगे ना, तो फिर आपकी टीम थोड़ी सी बर्डन हो जाता है आपकी टीम के ऊपर। अब आप सालों पुराने टेस्ट टीम की बात करें तो उसमें भी हालांकि ये बैलेंस था। अगर हमारे पास सहवाग, गंभीर जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले थे, हमने द्रविड़ को भी देखा, हमने वीवीएस लक्ष्मण को देखा, मतलब एक कॉम्बिनेशन। सचिन हुआ करते थे। अच्छा, हम गांगुली को कैसे थोड़ा सा और जा रहे हैं, खैर चर्चा करने के लिए तो फिर हम और पीछे जाते जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स के नाम आते जाएंगे। बहरहाल रिद्धिमान शाह या फिर ऋषभ पंत,
यानी आप ये कह रहे हैं कि पंत के लिए इस वक्त ऑप्शन ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं, आते आपको हैं। उनको खिलाना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल, इस समय टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वहां की पिचेस के लिए तो हमें चाहिए वहां भी। पे बाउंस होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि रिद्धिमान शाह एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। ये जरूर है कि इस समय वो दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर है अगर टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें, लेकिन बल्लेबाजी में ना अभी उनको अपनी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो सामने वाली जो टीम है ना ऑस्ट्रेलिया, वो आपके ऊपर और चार्जअप करेगी। तो वहीं रिद्धिमा अगर आपका ऋषभ पंत होंगे, वो स्टार्टिंग में ही गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाते हैं। कल हमने देखा कि दिन का जो आखिरी ओवर था उसमें ऋषभ पंत को अपना शतक पूरा करने के लिए 19 रन चाहिए थे और उन्होंने उस आखिरी ओवर में 22 रन मारे, क्योंकि वो जानते थे कि आखिरी ओवर है और इंडियन टीम यहाँ से अपनी पारी डिक्लेयर करेगी। तो उन्होंने अपने जो 100 रन थे ना वो पूरे कर लिए। और चयनकर्ताओं को उनके ये जो आखिरी ओवर के रन्स हैं वो बहुत ही लुभाए होंगे। बहरहाल हमारी अभी इतनी चर्चा में मेरे ख्याल हमको यही समाप्त करना चाहिए। इंतजार करते हैं कि हमारे ओपनर कौन होंगे और विकेट कीपर के तौर पर किसे मिलेगी टीम में जगह। और YouTube पे हमारा क्रिकेट की बात का जो पेज है उसको भी दर्शक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो तो लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, आप सजेशंस दे सकते हैं। इवन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो, वी आर हैप्पी टू आंसर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।